तो अभी तक हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम समझे हैं फ्रॉग का। आज हम लोग फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम समझते हैं क्या होता है। तो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखें तो हम लोग से थोड़ा मिलता जुलता है। इसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले माउथ होता है, माउथ से खाना एंटर करेगा और ओरल कैविटी में जाएगा। अंदर माउथ का जो कैविटी है उसको बोलेंगे क्या, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद फैरिंक्स में होते हुए ओएसोफेगस में जाता है, ओएसोफेगस के बाद स्टमक में, और स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड जमा होगा, और उसके बाद क्लोएका, और क्लोएका के बाद क्लोएकल अपर्चर। यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, ये है एसोफेगस फ्रॉग का। एसोफेगस से पार होता है खाना तो स्टमक में जाएगा, फिर डाइजेशन होते हुए इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ जाएगा, रेक्टम में। रेक्टम में खाना अनडाइजेस्टेड फूड जमा होगा और फिर क्लोएका के थ्रू, क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यही है बस सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका ज्यादा लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है क्योंकि ये कैसा है, कार्निवोरस या फिर हेर्बीवोरस। कार्निवोरस, कार्निवोरस क्योंकि ये कीट पतंग को खाता है ना, घास थोड़ी ना खाता है। तो हेर्बीवोरस का जो होता है इंटेस्टाइन वो लंबा होता है। हेर्बीवोरस का जो भी होगा उसका इंटेस्टाइन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये कार्निवोरस है इसलिए इंटेस्टाइन उतना लंबा नहीं। अब इसमें इसके माउथ में अगर देखे तो जीभ होता है और दांत जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दांत ऐसे हम लोग के जैसा नहीं होता है हार्ड। उसके अपर जॉ में बस कुछ नुकीला जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वो चबाने का काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो जब जीभ से पकड़ता है किसी कीट पतंग को तो अंदर तुरंत जाके पकड़ना होगा ना मुंह में, तो वो दांत से अंदर थोड़ा पकड़ देता है, मतलब दांत में उसका फंस जाएगा। बस फंसाने के लिए, ऐसा नहीं कि चबाना है। उसके नीचे में कोई लोअर जॉ में कोई दांत नहीं होता है, सिर्फ अपर में थोड़ा सा नुकीला जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें वो उसका जो भी खाना है वो फंस जाएगा, क्योंकि जीभ से तुरंत पकड़ेगा और अंदर फंस जाएगा उसमें और फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो इसके दो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है ना, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल आता है और दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में ये लीवर है, गॉल ब्लैडर है, फिर पैंक्रियाज है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है जो इंटेस्टाइन में पाए गए। ठीक है, इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो छोटा है, शॉर्ट कैनाल है, ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, क्यों छोटा है, क्योंकि ये कार्निवोरस। किसी भी कार्निवोरस का एलिमेंट्री कैनाल हेर्बीवोरस के कंपैरिजन में छोटा होता है। ठीक है, तो मेढक के टंग की बात करें तो टंग कैसा होगा, ऐसा होगा कि आसानी से किसी भी इंसेक्ट को पकड़ ले। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। अब लंबा है तो उसको अच्छे से मोड़ कर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं तो जीभ उसका लटका हुआ इधर उधर चलेगा, क्योंकि जीभ तो उसका लंबा होता है। मेढक का जीभ लंबा होता है तो उसको मुंह में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फोल्ड करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। इसीलिए उसका जीभ कैसा है, लॉन्ग फोल्डेड। जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है वो मुड़ा हुआ जीभ तुरंत लंबा होता है और इंसेक्ट को पकड़ लेता है। और कैसा है, स्टिकी। उसका जो टंग है वो चिपचिपा है, उसमें कुछ भी चिपक जाए।
कुछ भी आसानी से क्या हो जाए, वही इंसेक्ट को तुरंत चिपका लेता है। और चिपका लेता है तो उसको फिर अंदर कर लेता है। और इसका जीभ में आगे के तरफ देखोगी एंटेरियर पार्ट में तो बाइलोब होता है, 2 पार्ट में बटा हुआ, ठीक है ना। इसका जीभ जो है 2 पार्ट में बटा हुआ होगा आगे की। उसी मतलब इस तरह से इसका जीभ है कि किसी भी इंसेक्ट को उड़ते हुए आसानी से पकड़ ले। मतलब इसके पास हाथ नहीं है पकड़ने के लिए, लेकिन इसका जीभ ही पकड़ने का काम कर लेता है, ठीक है। तो प्रे मतलब होता है वही इसका शिकार, जो पकड़ेगा, जो इंसेक्ट को पकड़ेगा वही होगा प्रे। एक प्रीडेटर होता है और एक प्रे। तो जो शिकार करता है उसको बोलते हैं प्रीडेटर, जो शिकार होता है उसको बोलते हैं प्रे। एसोफेगस है, उसके बाद एसोफेगस क्या करेगा, फूड को पास करेगा स्टमक में, स्टमक में फूड को पास कर देगा। माउथ में से कहाँ ले जा रहा है, स्टमक में, माउथ से। फिर उसके बाद आएगा डिओडनम, हम लोग में भी ऐसा ही आता है, स्टमक के बाद डिओडनम। और डिओडनम क्या करेगा, डिओडनम स्टमक से खाना रिसीव करने के बाद जितने भी तरह के डाइजेस्टिव जूस है, जैसे कि हम लोग में भी ऐसा ही होता है, जितने भी डाइजेस्टिव जूस है वो बाइल गॉल ब्लैडर से आएगा, लीवर से बाइल बन के, फिर पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक एंजाइम आएगा, सब आकर यहाँ पर डाइजेशन शुरू कर देगा, ठीक है ना। इसके स्टमक में भी क्या निकलता है, HCl निकलता है, एसिड, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे हम लोग में निकलता है, ठीक है। Duodenum receive the digestive juices enzyme from the gallbladder and pancreatic juice। कहाँ से रिसीव करेगा एंजाइम, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर से और पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस से, ठीक है। तो जैसे हम लोग के स्टमक में HCl निकलता है और प्रोटीन डाइजेशन करने वाले एंजाइम निकलते हैं, वैसे ही फ्रॉग के स्टमक में भी HCl निकलता है और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम निकलता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला, डाइजेशन करने वाला एंजाइम, ठीक है। HCl है तो एसिडिक होगा, एसिडिक होगा तो pH लो होगा, pH लो होगा। और एसिडिक कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है, पैथोजेंस को मारने के लिए। जो भी बैक्टीरिया वायरस जाएगा उसमें वो HCl में चल जाएगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल वॉल में हम लोग के इंटेस्टाइन के तरह माइक्रोविलाई इसके पास भी होता है। ये माइक्रोविलाई क्या करेगा, फूड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है माइक्रोविलाई, इसके इंटेस्टाइन में भी माइक्रोविलाई देखने को मिलता है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो रेक्टम हम लोगों में भी होता है और काम क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को अल्टीमेटली वहीं जमा होना है। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, रेक्टम रिसीव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन पासेस टुवर्ड क्लोएका। यहाँ पर क्या है कि रेक्टम इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड को रिसीव करेगा, ठीक है ना, इसमें जमा होगा और फिर क्लोएका की तरफ बढ़ा देगा, ठीक है ना। हम लोग में क्या होता है, हम लोग में एनस होता है, तो रेक्टम से अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पास होगा, एनस में, और उससे फिर बाहर निकल जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट आउट बाय क्लोएकल अपर्चर। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, फीकल मैटर है, वो सब इस छेद के द्वारा, जिसको क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं, उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। क्लोएका इज द पैसेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यूरिन एंड गैमेट्स। ये क्लोएका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फ्रॉग में। ये क्या करता है, ये 3 चीज का रास्ता होता है। एक तो अनडाइजेस्टेड फूड भी इसी से निकलेगा, यूरिन भी इसका इधर क्लोएका से ही निकलेगा, और जो गैमेट होता है
स्पर्म, ओवम, ये सब भी क्लोएका से ही निकलेगा। यानी कि रिप्रोडक्टिव गैमेट भी, अनडाइजेस्टेड फूड भी और यूरिन भी, 3 चीज का रास्ता है। ये याद रखना, ये हमेशा पूछा जाता है। क्लोएका 3 चीज का रास्ता होता है। कौन कौन? यूरिन, अनडाइजेस्टेड फूड, गैमेट। अनडाइजेस्टेड फूड को कभी कभी फीकल मैटर भी लिखा हो सकता है, फीकल मैटर भी बोलते हैं। तो हम लोग का जो ब्लड है, वो ब्लड किस टाइप का टिश्यू का एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू में भी 2 तरह का था, एक हार्ड और एक फ्लूइड टाइप का। तो ये फ्लूइड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये बॉडी को भी जोड़ने का काम करता है, हर जगह ब्लड जाता है। ठीक है, तो ब्लड में क्या क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो ब्लड का 2 पार्ट होता है। कोई भी टिश्यू का हम लोग देखे थे कि 2 पार्ट होता है उसका, एक तो सेल होगा और एक इंटरसेल्यूलर मटेरियल, जिसको मैट्रिक्स भी बोले थे। यहां पर वो इंटरसेल्यूलर मटेरियल लिक्विड टाइप का है, इसलिए यहां पर प्लाज्मा बोले हैं, ब्लड प्लाज्मा। तो यहां पर ब्लड सेल है, टिश्यू है तो ब्लड सेल है और ब्लड प्लाज्मा है। ब्लड सेल्स के बीच में क्या है? ब्लड प्लाज्मा। उसी ब्लड प्लाज्मा में सेल्स तैरते रहे, ठीक है ना, फ्लो करते रहे। तो ये लिक्विड क्यों हो गया? लिक्विड इसलिए हो गया क्योंकि इसमें लिक्विड वाला पार्ट ज्यादा है। ये है 45% होता है ब्लड में जो सेल है वो 45% होता है और ये 55%। ब्लड प्लाज्मा 55%, उसका क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए लिक्विड होगा। अगर सॉलिड वाला पार्ट का ज्यादा होता है, ये सॉलिड होगा, सॉलिड वाला पार्ट का ज्यादा होता है तो ब्लड फिर बह नहीं पाता। ठीक है ना। अब ब्लड सेल कितने तरह के होते हैं? ब्लड में सेल्स जो है वो कितने तरह के हैं? तो पहला है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। और इसका काम क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। कैसे पहुंचाता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मदद से ये ऑक्सीजन को पकड़ता है और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होता है। यस सर। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। इसका काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। जो भी हमारे अंदर पैथोजेंस जाते हैं उसको कौन मारता है? डब्ल्यूबीसी। वही प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब वही बैक्टीरिया, वायरस जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, जो भी डिजीज फैलाता है, बीमारी फैलाता है, उसको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। फिर तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग। इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मतलब होता है खून को जमाना। अगर कहीं पर कट छट जाता है तो वहां से ब्लड बहने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद बंद हो जाता है ना। बंद क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ब्लड क्लॉट कर जाता है, यानी कि ब्लड जम जाता है। ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो इसमें 90 to 92% वाटर होता है, सिर्फ पानी ही होता है। और 8 से 10% प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स होते हैं और भी अदर टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन में कौन कौन सा होता है? ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन ही हेल्प करता है इसको ब्लड क्लॉटिंग में। ये फाइब्रिनोजेन से ही फाइबर बनेगा और फाइबर जहां पर कट गया है वहां पर जाकर जाल बना देगा। ठीक है ना। तो फिर ब्लड उससे निकल नहीं पाएगा। तो यही है हमारा ब्लड। ब्लड के 2 पार्ट हैं,
ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा। और ब्लड सेल में कितने टाइप के सेल हैं? 3 टाइप के सेल। और ब्लड प्लाज्मा का भी 2 पार्ट है, वाटर और प्रोटीन। अगर पूरे ब्लड का काम देखे तो ये सब तो स्पेशली सेल का काम है ही। और ब्लड का काम क्या है कि जितने भी हम लोग खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में ही जाता है और ब्लड उसको हर एक सेल तक पहुंचाता है। और पहुंचाने के बाद सेल्स में से जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको भी किडनी तक पहुंचाता है ताकि वो यूरिन बनकर बाहर निकल जाए। ठीक है। तो ये है फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज टाइप का। 2 तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम बताए थे एनिमल किंगडम में, ओपन एंड क्लोज। तो ये तो हायर एनिमल्स में आता है, तो इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब बताया था जिसमें हार्ट होगा और ब्लड वेसल्स होगा। तो ये है फ्रॉग का हार्ट। एनिमल किंगडम में ये भी बताए थे कि फ्रॉग में कितने चेम्बर का हार्ट होता है? 3 चेम्बर का, जिसमें 2 ऑर्गन होंगे, राइट एंड लेफ्ट, और 1 वेंट्रिकल होगा। 2 ऑर्गन और 1 वेंट्रिकल। इसके हार्ट में 4 चेम्बर होगा, 4 चेम्बर जिसमें ब्लड भरेगा। अभी 3 चेम्बर के अलावा इसमें क्या होगा? कोनस आर्टियोसस और साइनस विनोसस। ये दोनों अलग अलग साइड में होता है। अगर वेंट्रल साइड देखें, मतलब पेट के तरफ वाला पार्ट, ठीक है ना, सामने वाला। वेंट्रल पार्ट में देखे तो मिलता है उसमें कोनस आर्टियोसस। ये है कोनस आर्टियोसस। और डॉर्सल साइड में अगर देखें, डॉर्सल साइड पीछे, मतलब इसके पीछे, वही पीछे से निकला हुआ है। ये क्या निकला हुआ है? उसी का पार्ट। तो ये जो बना हुआ है ऊपर से पीछे में, वो क्या है? साइनस विनोसस। तो यहाँ पर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि ये कौन से साइड में होता है? तो वेंट्रल साइड में होता है कोनस आर्टियोसस और डॉर्सल साइड में होता है साइनस विनोसस। ये जरूर याद रखना, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे ब्लड फ्लो करता है, इसके हार्ट में कैसे ब्लड फ्लो होता है। तो सबसे पहले जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें से ऑक्सीजन खत्म हो गया, CO2 भरा हुआ, तो वो सारा CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चारों तरफ से, शरीर के चारों तरफ से किसमें जमा होगा? साइनस विनोसस। सब यहां जमा होगा और इससे जाएगा किसमें? राइट ऑर्गन में। यहां पर एक छेद होता है जिसके थ्रू ये इसमें से इसमें चला जाएगा, यानी कि राइट ऑर्गन में चला जाएगा। तो जितना भी गंदा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड बोलते हैं उसको, सारा ब्लड किसमें पहले जमा होगा? चारों तरफ से बॉडी में आकर साइनस विनोसस में, ठीक है ना, याद रखना। सबसे पहले साइनस विनोसस में आएगा
और साइनस विनोसिस से किस में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? राइट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में नहीं, राइट ऑरिकल में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसमें रहेगा इम्प्योर ब्लड, इसमें रहेगा इम्प्योर ब्लड। और लेफ्ट ऑर्गन में कहां से ब्लड आएगा? तो इसमें आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? जहां से ऑक्सीजन मिला होगा। ऑक्सीजन कहां मिलेगा मेढक में, फ्रॉग में कहां मिलेगा? बॉडी के किस पार्ट से मिलेगा ऑक्सीजन फ्रॉग के ब्लड? स्किन से मिलेगा और लंग से मिलेगा। तो स्किन से और लंग से ऑक्सीजन लेते हुए कहां जमा करेगा सारा ब्लड? साइनस विनोसिस में नहीं, उसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हुआ है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है ना, याद रखो। लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड। हम लोग में भी ऐसा ही होता है। हम लोग कभी जब हार्ट पढ़ेंगे तो राइट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा इधर से, और इधर से जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम लोग कभी लंग्स से जो ब्लड जाता है ऑक्सीजन लेके, वो जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। हम लोग को बस 4 चेम्बर है, इसके पास 3 चेम्बर है। और ये सारा ब्लड फिर राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल दोनों मिलाकर यहां पर आ जाता है। किसमें? वेंट्रिकल में आता है। दोनों जगह से कहां आ जाएगा? वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल में जाकर दोनों ब्लड क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये ब्लड फिर कहां जाएगा? इसमें आएगा। किसमें? कोनस आर्टियोसस। कोनस आर्टियोसस में। ये कोनस आर्टियोसस से फिर सारे बॉडी में फिर से ब्लड फैलेगा, ठीक है ना। तो यही इसका मूवमेंट है ब्लड का। क्या करता है? सबसे पहले हार्ट का काम ही होता है पंप करना। पहले ब्लड आएगा इसमें और ब्लड वो प्रेशर के साथ ब्लड को बाहर निकालेगा। तो प्रेशर के साथ ब्लड को बाहर किसके थ्रू निकालेगा? यहाँ कोनस आर्टियोसस के, वेंट्रिकल से जाएगा कोनस आर्टियोसस में और वहां से पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ आया? सबसे पहले ब्लड कहाँ आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो साइनस विनोसस में, साइनस विनोसस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इससे गया राइट ऑरिकल में, और फिर लेफ्ट ऑरिकल में कहां से आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कहां से आया? कहां से आया? लंग से और स्किन से। और वहां से फिर कहां गया? वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर कहां गया? कोनस आर्टियोसस में। इधर से सब जगह से ब्लड आया और कहां गया? ये दोनों में भरा, और ये दोनों से फिर वेंट्रिकल में गया, और दोनों इसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिल गया। ये दोनों ब्लड फिर से कोनस आर्टियोसस से फिर से ब्लड में बॉडी में, ठीक है ना। तो यही है हार्ट का काम, ब्लड को पंप करते रहे, ब्लड को पंप करते रहे। तो अभी जो फिगर में समझाया है वही यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द फ्रॉग हार्ट। फ्रॉग के हार्ट में किस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखे हैं? साइनस विनोसस था। साइनस विनोसस रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट स्किन एंड लंग। क्योंकि स्किन और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इसलिए वो कहां ले जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। लेकिन साइनस विनोसिस में कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन
नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट, सब जगह से आएगा, लेकिन सिर्फ कहाँ छोड़कर, जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने वाला है उसको छोड़कर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? स्किन से, लंग्स से। स्किन और लंग्स से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑर्गन। साइनस विनोसस के बाद कहाँ जाता है? देन ट्रांसफर टू राइट ऑर्गन। साइनस विनोसस में से कहाँ गया था? राइट ऑर्गन। राइट ऑर्गन। और लेफ्ट ऑर्गन रिसीव करेगा कहाँ से ब्लड? लंग्स और स्किन से। कैसा ब्लड रिसीव करेगा? ऑक्सीजनेटेड। और ये दोनों ब्लड रिसीव करके फिर कहाँ डाल देगा? वेंट्रिकल रिसीव करेगा। फिर दोनों जगह से ब्लड फ्रॉम बोथ द ऑर्गन, दोनों ऑर्गन से ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। और वहां जाकर क्या हो जाएगा? मिक्स्ड हो जाएगा। प्योर और इम्प्योर मिक्स हो जाएगा। और ये मिक्स ब्लड कोनस आर्टरियोसिस सप्लाई कर देगा पूरे बॉडी में, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। वही लिखे, कोनस आर्टरियोसिस सप्लाई द मिक्स्ड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो शुरुआत यहाँ से होता है और यहाँ से होता है। तो हम लोग अब फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ फीचर्स देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप का है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज। दो तरह का होता है, ओपन और क्लोज। क्लोज उसको बोलते हैं जिसमें ब्लड हार्ट और ब्लड वेजल्स के मदद से बहता है पूरे बॉडी में। जिसके सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है और ब्लड वेजल्स जो नस है जिसमें ब्लड बहता है। तो सर्कुलेशन टाइप में क्लोज है क्योंकि इसके पास हार्ट भी है और ब्लड वेजल्स भी है जिसमें ब्लड बहता है, ठीक है। उसके बाद हार्ट जो है, ये जो हार्ट बीट कर रहा है, ये हार्ट मायोजेनिक है। ये हार्ट मायोजेनिक है। मायोजेनिक कहने का मतलब है कि ये जो हार्ट धड़क रहा है वो धड़काने वाला मसल्स है, हार्ट का मसल्स ही धड़का रहा है। ऐसा नहीं कि ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। तुम हार्ट को निकाल भी दोगी बाहर तो धड़कते रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको धड़काने वाला खुद हार्ट ही है। हार्ट के अंदर ही एक उस तरह का मसल्स है, नोडल टिश्यू होता है जो हार्ट को धड़काता है, ठीक है ना। हम लोग ह्यूमन हार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें भी उसी तरह का मायोजेनिक हार्ट है, हम लोग का भी मायोजेनिक हार्ट है। लेकिन किसी का हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, उसका ब्रेन से कंट्रोल होता है। जैसे ही उसका हार्ट निकालेगा वो हार्ट बीट रुक जाएगा क्योंकि ब्रेन कंट्रोल कर रहा था, ब्रेन से कनेक्शन हट गया, फिर खत्म। इसके हार्ट में 3 चेम्बर होता है, हम लोग में 4 चेम्बर होता है। 3 चेम्बर होता है, इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। अभी इन डबल सर्कुलेशन का मतलब समझाते हैं। हम लोग में होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्योंकि 4 चेम्बर है ना, लेकिन यहाँ पर 3 चेम्बर है इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इसका हार्ट बीट 1 मिनट में 64 टाइम्स बीट करता है, धड़कता है। और ब्लड की बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों हैं। बस आरबीसी का स्पेशल फीचर्स क्या है कि हम लोग में होता है बाइकन्केव, यानी कि हम लोग में ये कैसा होता है, इस तरह दोनों तरफ से धंसा हुआ, ये है बाइकन्केव। लेकिन इन लोग में आरबीसी कैसा होता है, बाइकन्वेक्स, दोनों तरफ से फुला हुआ है, उत्तल, दोनों तरफ से उत्तल सरफेस, ठीक है ना। तो ये बाइकन्वेक्स है, दोनों तरफ से कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। और हम लोग में न्यूक्लियस नहीं होता है, मैमल्स में आरबीसी के न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी, क्योंकि ये मैमल्स नहीं है, ये एम्फीबियंस है, तो इसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी है। बाकी डब्ल्यूबीसी का काम जानते ही हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसमें भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पैथोजन से बचाएगा। और थ्रोम्बोसाइट्स
प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा, खून को जमाने में। ठीक है, तो यही सारे फीचर्स है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग के। अब हम लोग थोड़ा डबल सर्कुलेशन समझ लेते हैं। तो ये डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाएगा? मैमल्स में। डबल सर्कुलेशन मैमल्स में इसलिए पाया जाएगा क्योंकि उसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। तो 4 चेम्बर्ड हार्ट देखो यहाँ पे, यहाँ पर राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ पर राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल तो है, लेकिन वेंट्रिकल एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होता है हम लोग में। सबसे पहले वो पूरे सारे बॉडी टिश्यू से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट ऑरिकल। सारा गंदा खून CO2 लेकर ब्लड कहाँ जाएगा? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से ये चला जाता है लंग्स में। ठीक है, लंग्स में, फिर लंग्स से आता है लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से बॉडी में चला जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो ब्लड गया, एक बार तो गया हार्ट में, फिर गया लंग्स में, फिर वही ब्लड फिर से हार्ट में आया, और फिर बॉडी टिश्यू में। तो जो ब्लड, एक ही ब्लड क्या है, 2 बार हार्ट में आया। एक बार गया और फिर एक बार आया, एक बार लंग्स से आया, एक बार बॉडी टिश्यू से आया। इस तरह से डबल सर्कुलेशन किया ना। एक सर्कुलेशन तो इस तरह से हो रहा है, और एक सर्कुलेशन इस तरह से। तो ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन फ्रॉग में क्या होता है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों होता है? क्योंकि देखो लंग्स और स्किन से तो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, बॉडी टिश्यू से राइट ऑरिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से फिर पूरे बॉडी में चला जाता है। वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह से कोई लूप नहीं बनाता है डबल सर्कुलेशन, जैसा कि इसमें बना है। जिस तरह से इसमें बना है डबल सर्कुलेशन, उसमें इस तरह का नहीं दिख रहा है। एक सर्कुलेशन तो दिख रहा है, लेकिन इसमें तो नहीं दिख रहा है कि पहले यहां से गया लंग्स में, और फिर लंग्स से फिर यहां आया। ब्लड गया है बॉडी टिश्यू में, बॉडी टिश्यू से राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में चला गया। ऐसा नहीं कि वेंट्रिकल से पहले लंग्स में गया। यहाँ पर क्या है कि वेंट्रिकल में से पहले लंग्स में गया, तो ये कंप्लीट बना दिया ये। लेकिन ये वेंट्रिकल से सिर्फ लंग्स में नहीं जाता है, ये पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है ना, उसमें लंग्स भी शामिल हो गया, पूरे बॉडी में एक साथ चला जाएगा। और यहाँ पर डीऑक्सी मिक्स्ड ब्लड जाएगा, यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड, क्योंकि दोनों ब्लड मिक्स कर चुका है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कभी नहीं मिलता है। इसमें देखो CO2 ही जा रहा है, इधर में CO2 ही जाएगा, फिर CO2 यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाने के बाद O2 मिल जाएगा, O2 के बाद इधर आएगा, और यहाँ से फिर पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो एक तरफ O2 है, यहाँ से क्या आया? O2 गया क्या? CO2। तो एक तरफ देखो यहाँ CO2 इधर हमेशा रहता है, इधर O2। तो O2 CO2 यहाँ पर मिक्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मिक्स हो जाता है सब आकर। तो यही है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पर डबल सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। डबल सर्कुलेशन तो हुआ, लेकिन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट। ठीक है ना, ब्लड 2 बार तो गया, लेकिन कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन नहीं हुआ। यहाँ पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है।